अब एक एसएचएम के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट की बात करते हैं। रिसेंट ईयर में ये जेईई में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। और ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट अब तक की हमारी पूरी फिजिक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल पार्ट को अपन डेराइव करने के बजाय कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट के हेल्प से ही समझेंगे, ठीक है। यानी इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये पूरा रटने वाला पार्ट है भाई, ठीक है। रटने वाला यानी कि मैथमेटिकल पार्ट आपको याद रख के चलना है। जेई उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है और बस उन्हीं रिजल्ट के हेल्प से आपको आंसर देने हैं, ठीक है। क्या याद रखना है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछें, सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप एंड तक देखिएगा और आराम से देखिएगा, ठीक है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान सा पार्ट है। नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि इसका जो मैथमेटिकल वाला पार्ट है इसमें 2-3 बार अपन बोलेंगे कि भाई ये ऐसा होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेंगे, सब 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई एसएचएम में होता ही क्या है। जैसे मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बात करूं, यहाँ पे एक स्प्रिंग ले रहा हूं मैं, और ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच कर देता हूं। इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच कर देता हूं। मैं इसे ऐसे लटकाऊं या फिर मैं इस पूरे सेगमेंट को ऐसे रख दूं एक ग्राउंड पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये हमारे पास स्प्रिंग, और स्प्रिंग से अटैच ये हमारे पास ब्लॉक। अब आराम से देखो, तो यहाँ पे होता है क्या है, जैसे आप इस ब्लॉक को डिस्टर्ब करते हो, जैसे मैं इतना सा आगे ले जाकर छोड़ देता हूँ, तो जैसे मैं इसे आगे की तरफ डिस्टर्ब करता हूँ तो स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इस ब्लॉक को आप वापस मेन पोजीशन की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, और पार्टिकल मेन पोजीशन की तरफ आता है। जैसे ही वापस इस मेन पोजीशन पर आता है, ये पार्टिकल कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं। कहाँ से? पोटेंशियल एनर्जी आपस कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, जिसे ब्लॉक अपने आप को यहाँ रोक नहीं पाता और इधर की तरफ चला जाता है। और जब ऐसे जाता है तो स्प्रिंग कंप्रेस होती है और काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, और फाइनली जैसी काइनेटिक जीरो होती है, पार्टिकल यू टर्न लेता है। यू टर्न लेके वापस मेन की तरफ आता है। मेन पर आता है तो आपस पूरी की पूरी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती, सॉरी, ये पोटेंशियल पूरी की पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, और ये अपने आप को रोक नहीं पाता, दूसरे साइड में चला जाता है। फिर यहाँ से यू टर्न लेता है। ऐसे ही कंटिन्यूसली मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होता है। क्योंकि यहाँ इस पूरे सिस्टम में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। एनर्जी काइनेटिक टू पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल टू काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। इस वजह से यहाँ पे रिपीटेशन देखने को मिलते हैं, यानी कि पीरियोडिक मोशन होता है। मोशन कैसा होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। ये मैं जनरल एसएचएम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो भी बातें की ना, ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि ये ब्लॉक जब इधर उधर जा रहा होगा, इसको स्प्रिंग फोर्स के अलावा और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक कॉमन फैक्टर से आप देखो तो यहाँ पे आप सब कुछ एब्सेंट मानोगे, तब भी कम से कम ये तो बोलोगे कि यहाँ पे एयर है, और जो एयर का ड्रैग है वो बेसिकली पार्टिकल के मोशन का हमेशा अपोज करेगा। यानी कि यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगा, और वो इस तरीके से होगा कि उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो बेसिकली वेलोसिटी के अपोजिट रहेगी। वेलोसिटी की क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। अब इन दोनों में एग्जैक्ट वेलोसिटी और फोर्स में रिलेशन क्या होगा ये बताना मुश्किल होगा। वेलोसिटी और फोर्स में कुछ भी एक रिलेशन हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन वाइज आप बात कर सकते हो कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, यानी जो एयर ड्रैग है वो पार्टिकल के मोशन का अपोज करेगा। और जो एयर ड्रैग है ये बेसिकली कुछ फ्रिक्शन जैसा ही है, यानी कि कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस हो रही है। यदि कंटिन्यूस एनर्जी लॉस हो रही है तो अब ये पीरियोडिक मोशन नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? अब ये पीरियोडिक मोशन नहीं होगा, और पार्टिकल जो है धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती रहेगी। या फिर इस बात को मैं ऐसे समझूँ कि इसका जो एसएचएम का एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे आपके पास कम होता रहेगा, और पार्टिकल फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा। ये नज़ारा देखने को मिलता है। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन की मैं बात करता हूँ।
अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे अपोजिंग फैक्टर वाला फोर्स किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है, उसके बेसिस पे सारा नज़ारा होता है। वापस मैं स्टार्टिंग वाली बात करूँ, आइडियल सिचुएशन के अंदर यहाँ पे आप देखते हो तो अपन ये बोलते हैं कि जो फोर्स एक्ट करता है पार्टिकल पे, जैसे यहाँ स्प्रिंग वाले से बात कर लूँ तो फोर्स इस तरीके से एक्ट करता है, इसी तरीके से एक्ट करता है। और जब ये फोर्स एक्ट करता है तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी रहती है उसे अपन लिखते हैं √k/m। कैसा आता है ये बोलने की तो अब ज़रूरत नहीं, मैं इसे एंगुलर फ्रिक्वेंसी ω0 मान लेता हूँ। और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल SHM करता है और इसके SHM में उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आप लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट साइनोसोडल वेरी करता है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास साइनोसोडल फॉर्म में वेरी करता है इस तरीके से कि A0 साइन ω0t प्लस सम इनिशियल फेज फाई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, यानी ऐसे फोर्स एक्ट करता है। इक्वेशन 2 बोल रही है कि उसकी एंगुलर स्पीड ऐसे होगी और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन ये होगा। अब तक जो मैंने इक्वेशन 1 और 1 2 3 लिखा है ये आइडियल सिचुएशन की बात करता हूँ, यानी कि जब आप पास SHM की बात करता हूँ तो SHM में ये नज़ारा देखने को मिलता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये एयर ड्रैग या कुछ फोर्स प्रेजेंट होते हैं, उस वजह से पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है और अब ये पीरियोडिक मोशन नहीं बच पाता है। उस मोशन को अपन एनालाइज करते हैं और उसी को अपन बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब देखो भाई, ये जो आपके पास ड्रैग वाला फोर्स है वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर मैं बोलूँ ये जो जनरल फॉर्मेट है, सिर्फ आपके पास मैथमेटिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल फॉर्मेट में आपके पास जो फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ये बेसिकली मैं एयर ड्रैग की बात कर रहा हूँ, उसका जनरल फॉर्मेट कि सपोज ऐसे एक्ट करता तो क्या होता। अब वह कि सर ऐसे एक्ट नहीं होगा तो भाई NCERT में इसी फॉर्मेट के बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, इस वजह से जेई ने इस फॉर्मेट के अलावा कुछ कभी और नहीं पूछा है, क्योंकि आप आगे आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि कोई और क्यों नहीं पूछा है। ऐसे फोर्स एक्ट करता है तो पार्टिकल पे जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको मैं ऐसा लिख दूँ, किसी मोमेंट पे पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स वो ये वाला फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट b मान लेता हूँ, यानी कि मैं लिख देता हूँ F वेक्टर, ये जो एयर ड्रैग है या जो डैम्पिंग फोर्स है -bv वेक्टर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -bv वेक्टर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, ये मैं जनरल फॉर्मेट मान रहा हूँ कि ऐसे फोर्स एक्ट करता तो पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स की इक्वेशन ऐसे होनी चाहिए थी। यहाँ पे जो b है ना, दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग कांस्टेंट। b को अपन क्या बोल रहे हैं, डैम्पिंग कांस्टेंट। याद रखना भाई b को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स की इक्वेशन कुछ इस तरीके से आती। अगेन ये जो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगी और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मैथमेटिकली जब सॉल्व करते हो तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन रहता है वो इसी फॉर्मेट में रहता है, x इज इक्वल टू कुछ एम्पलीट्यूड a साइन फ्रिक्वेंसी ओमेगा डैश t सम इनिशियल फेज, आप इसे φ1 φ2, ज़रूरी नहीं कि फाई सेम हो, फाई सिर्फ इनिशियल फेज को चेंज करता है और तो कुछ है ही नहीं, ये इनिशियल फेज है ना, आप इसे φ2 मान लीजिए और इसे φ1, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ज़रूरी नहीं है कि ये एक जैसा हो। बराबर है, ये इक्वेशन नंबर 4। यानी कि अब पार्टिकल का मोशन, इस इक्वेशन का आंसर इस तरीके से रहेगा और यहाँ पे जो a है ना, इस इक्वेशन में a, ये एक कांस्टेंट होने की बजाय ये टाइम के साथ वेरिएबल रहेगा। ये इस फॉर्मेट में आता है a0 e की पावर माइनस b/2/m मल्टीप्लाई विथ t। याद रखिएगा भाई, ये रिजल्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी।
जब आप इस इक्वेशन 4 को सॉल्व करते हो, इक्वेशन 4 को सॉल्व करने पे इसके दो रिजल्ट आते हैं जो मैंने इक्वेशन 5 और 6 में लिखे। इक्वेशन 5 और 6 में लिख रहा हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6। याद रखिएगा, मैंने माना है कि ऐसे फोर्स एक्ट करेगा तो ये इक्वेशन बनेगी और ये इक्वेशन बनेगी, तो इसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये होते हैं जहाँ पे ए की वैल्यू इतनी होती है और यहाँ पे जो ओमेगा डैश होता है, ओमेगा डैश की जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है वो इस तरीके से रहती है। ओमेगा डैश हमारे पास रहता है अंडर रूट ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ एम का स्क्वायर। बी आपके पास क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ मास। ठीक है, देखो यहाँ जो पार्ट है, याद रखने के ये तरीका बता रहा हूँ और इसका कोई लॉजिक नहीं बता रहा हूँ। यहाँ जो पार्ट है वही पार्ट यहाँ आ रहा है। अच्छा, ओमेगा नॉट क्या है ये पता लग रहा है। ओमेगा नॉट बेसिकली नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, या वो फ्रिक्वेंसी है जब आपके पास ये डैम्पिंग वाले फोर्स एक्ट नहीं कर रहे थे, उस मोमेंट की फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, अब यहाँ दो तीन बातों पे बात करते हैं। ये बता रहा है कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास एक्सपोनेंशियली कम होगा। अब जितना बी ज़्यादा होगा वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट का ग्राफ वैसे ही आएगा। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ बी का फैक्टर का क्या रोल रहेगा पहले वो देख लेते हैं, ताकि आगे से आपको चीज़ें आसान रहे। यदि ए का ग्राफ बनाऊँ, ए का ग्राफ बनाऊँ टी के साथ, तो इसके मैं दो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। एक ग्राफ सपोज मैं ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ और एक ग्राफ में ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ। तो येलो वाले पार्ट में सपोज मैं डैम्पिंग कांस्टेंट B1 माना है और इधर वाले में डैम्पिंग कांस्टेंट B2 माना है, तो आपके पास B1 की जो वैल्यू है ये B2 से ज़्यादा होगी। यानी डैम्पिंग कांस्टेंट जितना ज़्यादा रहेगा ये एम्पलीट्यूड उतना ही जल्दी आपके पास कम होगा। समझ में आ रही ग्राफ से वैल्यू। और जब डैम्पिंग ये जो कांस्टेंट B है, जब B की वैल्यू स्मॉल होती है, जब फॉर B इज इक्वल टू स्मॉल, जब B आपके पास स्मॉल होता है उसी मोमेंट पे ये जो इक्वेशन है ये ऑलमोस्ट पीरियोडिक होती है। क्या होती है? ऑलमोस्ट पीरियोडिक। कब? जब B की वैल्यू छोटी रहती है, अदरवाइज ग्राफ पीरियोडिक ही नहीं होगा। क्या बोल रहा हूँ, रिपीट करूँ इसमें स्टेटमेंट को। जब B की वैल्यू स्मॉल रहेगी उसी मोमेंट पे इक्वेशन 5 ऑलमोस्ट एक साइनोसॉइडल रहेगा, जहाँ एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता रहेगा। अदरवाइज यदि B की वैल्यू बहुत स्मॉल नहीं है तो आपके पास एम्पलीट्यूड इतना फास्ट रेट से कम हो रहा है कि आपके पास जो पहला एक टाइम पीरियड और दूसरे टाइम पीरियड का जो ग्राफ है वो बिल्कुल भी पीरियोडिक या एक जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, इस वजह से ये यदि होता है उस केस में आपके पास रिजल्टेंट मोशन आपके पास ऑलमोस्ट SHM होता है, जहाँ एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा होता है, और इसी को अपन बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। तो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या होता है और ये कब होगा ये समझ आया। क्यों होगा? डैम्प्ड का मतलब एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होना। कम क्यों हो रहा है कि उसकी एनर्जी का एक पार्ट बेसिकली ये जो आपके पास डिसिपेटिंग जो फोर्स है, जैसे एयर ड्रैग वगैरह हुए, उनकी वजह से एनर्जी का एक पार्ट डिसिपेट हो रहा है। इस वजह से धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम रहेगा ये। और अभी भी ये पार्टिकल उतनी फ्रिक्वेंसी के साथ ऑक्सीलेट नहीं करेगा, याद रखना। फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ ये डैम्पिंग फोर्सेज। इनको मैं डैम्पिंग फोर्स बोल सकता हूँ या पास डिसिपेटिंग फोर्स बोल सकता हूँ, जिनकी वजह से एनर्जी डिसिपेट हो रही, उनकी प्रेजेंस में फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। और जब B की वैल्यू यदि बहुत छोटी है तो ये जो ओमेगा डैश है ये ऑलमोस्ट ओमेगा नॉट के इक्वल आ जाएगा फॉर B इज इक्वल टू वेरी स्मॉल। यदि B बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी। ये वैल्यू क्या रहेगी? ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी। B का क्या असर पड़ने वाला है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि B की वैल्यू बहुत छोटी ले रहा हूँ
उस केस में यदि मैं रफली इस ग्राफ को यदि प्लॉट करके बताऊं कि ये ग्राफ कैसा दिखेगा, तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। ठीक है, मैं ग्राफ प्लॉट करके बता देता हूँ। ये रिजल्ट मेरे लिए यूज़फुल है इसलिए ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। इधर के साइड में ले रहा हूँ टाइम और इधर के साइड में ले रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हो जाएगा। थोड़ा और बढ़िया तरीके से बनाते हैं। ऐसे, और ये तो मैंने एम्पलीट्यूड वाली बात की। एसएचएम जो रहेगा वो इस तरीके से वेरी करेगा। ये मैं उतना बढ़िया ग्राफ नहीं प्लॉट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड को थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा दिखा दिया। आप टाइम पीरियड को छोटा कीजिए, ग्राफ उतना ही अच्छा प्लॉट होगा। यानी कि एक के बाद में दूसरी वेव ऑलमोस्ट एक जैसी ही रहेगी, माइनर सा एम्पलीट्यूड में फ़र्क आएगा। ये जो एसएचएम वाली वेव दिख रही है ना, सॉरी ये साइन वाली वेव दिख रही है ना, ये एक और दूसरी जो वेव है, एक के बाद एक जो वेव बन रही है, ये ऑलमोस्ट एक जैसी रहेगी, बस एम्पलीट्यूड में स्लाइट डिफरेंस रहेगा। मैंने उतना अच्छा प्लॉट नहीं किया है, इस वजह से आपको उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा ये। ठीक है, लेकिन आप समझ गए होंगे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो एक टाइम पीरियड है ये बहुत ही छोटा वैल्यू रहने वाला है, ताकि एक की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल रहे। ठीक है, तो ये नज़ारा रहेगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बस ये है कि जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है इस तरीके से, ए नॉट ए की पावर माइनस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ एम मल्टीप्लाई विद टी। और एक्सपोनेंशियल डीके के रिगार्डिंग क्या क्या होता है इस बारे में दोबारा बात करूँगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिक्रीजमेंट का ग्राफ एक दो बार और आप देखते हो। तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा, ये समझ में आया कि भाई आपका नॉर्मल केसेस के अंदर एनर्जी डिसिपेट नहीं होती, इस वजह से ग्राफ पीरियोडिक होता है। लेकिन जब डैम्पिंग फोर्स या डिसिपेटिंग फोर्स की प्रेजेंस में एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, और यदि डैम्पिंग वाला जो कांस्टेंट है, डैम्पिंग कांस्टेंट भी, यदि ये बहुत छोटा है, उस केस में एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता है और उस मोमेंट पे मोशन ऑलमोस्ट पीरियोडिक रहता है, ऑलमोस्ट पीरियोडिक रहता है। इसे आप डैम्प्ड ऑक्सीलेशन बोल सकते हो, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन बोल सकते हो। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली जो डिक्रीमेंट होगा वो इस रिलेशन के थ्रू अपन लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का पार्ट आपको अच्छे से समझ आया। ठीक है, ओके। एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट के ग्राफ आप फिजिक्स में कई बार देखोगे। 11th के बाद में 12th में भी जब बात करेंगे तो कैपेसिटर के चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, इंडक्टर के चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, और उसके बाद में रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में भी आएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ बहुत बार देखने को मिलता है। और एक्सपोनेंशियल डीके के ग्राफ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो कई बार लोग अच्छे से नोटिस नहीं करते। वो ये है कि यहाँ पे सपोज ये मैंने एक जनरल ग्राफ लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है y इज इक्व टू ई की पावर माइनस ए एक्स, और एक सक्सेस पे लिया मैंने x। ठीक है, और यहाँ पे x की कुछ वैल्यू है, तो उस x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू में आ रही है, और x की वैल्यू में मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। लेट सपोज ये डेल्टा x लिया मैंने, तो y के अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है। अब मैं y में चेंजेस देखने की बजाय मैं y के अंदर परसेंटेज या फ्रैक्शनल चेंज देख रहा हूँ। यानी मैं बात कर रहा हूँ चेंज इन वैल्यू ऑफ y डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू ऑफ y। स्टार्टिंग में ये y की वैल्यू थी ना, ये y की वैल्यू, और ये आपस फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगला आपके पास ये एक काम करता हूँ, ये और बढ़िया तरीके से, ये x1, ये x2। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिखूँगा, ये आपके पास आएगा x1 पे जो वैल्यू आ रही है y की y1, और x2 पे जो वैल्यू आ रही है y2। तो डेल्टा y की यानी कि y के अंदर जो चेंजेज आया है, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है, तो मोड की बात करें तो y1 माइनस y2 डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू y1। ये आपके पास फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है y के अंदर। और जब आप पास इस x2 को और मैं चेंज करके सपोज न्यू वैल्यू लेता हूँ x3, तो अब आपके पास अगला जो आपके पास x का इंटरवल है,
इस x के इंटरवल में फिर से फ्रैक्शनल चेंज कितना आ रहा है, ये फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है हमारे पास, ये y2 माइनस y3 डिवाइड बाई y2। अब इनिशियल वैल्यू ये है हमारे पास, मैंने x2 से देखना स्टार्ट किया ना। अब मैं एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट बता रहा हूँ, यदि x में चेंजेस इक्वल इक्वल लेता हूँ मैं, यहाँ पे डेल्टा x और यहाँ वाला डेल्टा x इक्वल है, तो y के अंदर फ्रैक्शनल चेंज भी इक्वल रहेगा, y के अंदर फ्रैक्शनल चेंज भी इक्वल रहेगा। और वो फ्रैक्शनल चेंज आपके पास, इसको यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो परसेंटेज चेंज आएगा, यानी सपोज डेल्टा x की कुछ वैल्यू लेने पे y में 10% चेंज आया है, तो अगले डेल्टा x की उतनी वैल्यू लेने पे और आपके पास 10% का डिक्रीमेंट आएगा, और डेल्टा x की वैल्यू उतनी लूँगा तो फिर 10% का डिक्रीमेंट आएगा। इनफैक्ट आप डेल्टा x कहीं भी ले लो, यहाँ पे मैं डेल्टा x उतना ही ले रहा हूँ, तो यहाँ भी इन दो वैल्यू का जो डिफरेंस, वो जो परसेंटेज चेंज आएगा वो एग्जैक्टली 10% ही आएगा। जो भी यहाँ पे इक्वल इक्वल डेल्टा x इक्वल इक्वल रखता हूँ तो y के अंदर जो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल चेंज है वो इक्वल इक्वल आता है। ठीक है, अब जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे समझने के लिए सपोज ये y की जगह t होता तो ये इक्वेशन कुछ इसी फॉर्मेट में दिखती ना, है ना। और सपोज y की वैल्यू जो है, अभी स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू थी, जैसे मान लेता हूँ y0, और कुछ टाइम बाद में ये वैल्यू आधी हो जाती, ठीक है, और ये टाइम लग रहा है सपोज 10 मिनट, तो अगले 10 मिनट में भी ये वैल्यू आधी ही होगी, यानी फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ, आधा हुआ ना, 1/2। तो अगले 10 मिनट में भी आपके पास फ्रैक्शनल चेंज आधा ही होगा, यानी कि y/2 का आधा, y/4। और ज़रूरी नहीं मैं नेक्स्ट इधर की बात करूँ, किसी मोमेंट पे यदि इस y की वैल्यू आपके पास y1 हो जाती है, और तो अगले 10 मिनट के बाद में आप देखोगे तो ये y1/2 ही मिलेगा। और ज़रूरी नहीं मैं आधे की ही बात करूं, आधे की बजाय 1/3 की बात कर सकता हूं, ठीक है, 1/4 की बात कर सकता हूं, 1/10 की बात कर सकता हूं, मैं 9/10 की बात कर सकता हूं, कुछ भी। आप समझ रहे हो ना बात को। y के अंदर जो फ्रैक्शनल चेंजेस आ रहा है वो बिल्कुल उतना ही रहेगा। यदि x के अंदर मैं इक्वल इक्वल चेंजेस लेता हूँ तो ये रिजल्ट एक्सपोनेंशियल डीके के रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। जैसे एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं, ये जेईई मेंस 2013 में पूछी हुई प्रॉब्लम है, ठीक है, जेईई मेंस 2013 पूछी। ये बोला कि जो एम्पलीट्यूड है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का, इट डिक्रीज टू 0.9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी ओरिजिनल वैल्यू यदि A0 है तो थोड़ी देर के बाद में ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 टाइम्स A0, है ना। इसे आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, 9/10 टाइम्स A0 लिख सकते हो ना। और बोला कि ये कितने में हो रहा है, ये 5 सेकेंड के अंदर हो रहा है, ये आपको गिवन है। अब बोला कि अगले 10 सेकेंड के अंदर क्या होगा, ओरिजिनल A0 जो आपका एम्पलीट्यूड था इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, बराबर है। यदि बोल रहा है अल्फा टाइम्स हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी। आपको पता है कि डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट का आता है, तो अगले 5 सेकेंड के अंदर ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैं 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 0.9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई A0, ये अगले 5 सेकेंड होगा। और उसके अगले 5 सेकेंड में फिर 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 0.9 की पावर 3 A0। तो हमारा जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा कितना होगा, वो होगा 0.9 की पावर 3। इसे लिख सकता हूँ 9 का क्यूब डिवाइड बाई 10 का क्यूब, 10 का क्यूब बोले तो 1000, और ये 729। अब बता दो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। ठीक है, कैसे सॉल्व करें, समझ में आ रही बात। आप चाहते तो उसे एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ से भी कर सकते हैं, इसमें लॉग वगैरह की वैल्यूज आ जाएगी, या उसको सॉल्व करना ज़्यादा टफ रहेगा, इधर से आपके डायरेक्ट आंसर आ जाता बिना उसके। एक और आपके पास ये डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का क्वेश्चन लेते हैं, ये जेईई मेंस 2014 का है। थोड़ा सा यहाँ पे लॉग वगैरह की वैल्यू दिए, वो देखते क्या है। यहाँ पे बोला एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑक्सीलेटिंग इन एयर विथ स्मॉल स्पेरिकल बॉल डिक्रीजेज फ्रॉम 10 to 8 इन 40 सेकेंड। एम्पलीट्यूड हमारे पास
10 सेंटीमीटर से चेंज होके कितना हो जाता है, 8 सेंटीमीटर हो जाता है। कितने टाइम के अंदर, 40 सेकेंड के अंदर। याद रखना एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट वाला हमारा ग्राफ रहेगा। एज्यूमिंग दैट स्टोक्स लॉ इज वैलिड। अब आपको पता है कि स्टोक्स लॉ के अंदर जो फ्रिक्शन होता है या जो ड्रैग फोर्स होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और जो अपने डेरिवेशन किए उसके अंदर जो फोर्स यूज लिया था ड्रैग वाला, वो इसी फॉर्मेट में था, F इक्वल टू माइनस बी वी। और हमारा स्टोक्स लॉ के अंदर भी जो फोर्स लगता है इसी फॉर्मेट में लगता है, चलेगा। यदि ऐसा है तो फिर हमारा वो फॉर्मूला वैलिड रहेगा, यानी कि e की पावर माइनस एक्स वाले फॉर्मेट में ही हमारे पास डिक्रीमेंट रहेगा एम्पलीट्यूड का। द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर टू दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज 1.3। यानी कि बी के बारे में बात करें, बी के रेशियो की, बी की वैल्यू हमारे पास एयर में, बी की वैल्यू फॉर एयर और बी की वैल्यू आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के लिए, इनका रेशियो इन्होंने दे दिया है 1.3, ये आपको गिवन है। द टाइम इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पेंडुलम विल रिड्यूस फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी क्लोज टू। ये आपके पास कितने टाइम के अंदर, मान लेते हैं T सेकेंड में होगा। ये CO2 के अंदर हो रहा है और ये हमारे पास एयर में हो रहा है। मैं दोनों की इक्वेशन लिख देता हूँ। फॉर्मेट तो यही होता है ना, A इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस B अपॉन 2m मल्टीप्लाई बाई टी। जनरल फॉर्मेट यही होता है। आप इतना नहीं भी लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट A इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस BT लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट का ग्राफ, ठीक है। यानी कि आपने B अपॉन ट्वाइस ऑफ m इस पूरे को एक कांस्टेंट मान लिया, इस फॉर्मेट में बात कर सकते हो, ठीक है। इधर वाले के लिए इक्वेशन लिखो, कैसा नज़ारा दिखेगा। फाइनली हो जाता है 8, स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड था 10 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, e की पावर b की वैल्यू फॉर एयर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ m मल्टीप्लाई बाई t की जगह मैं लिखूंगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर, चलेगा। और दूसरे वाले केस में फाइनली हमारे पास एम्पलीट्यूड रहेगा 5, इनिशियल है 10, e की पावर माइनस b फॉर CO2 डिवाइड बाई 2m मल्टीप्लाई बाई टाइम हमें निकालना है। मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, 8 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू e की पावर माइनस b फॉर एयर मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 2 टाइम्स m, चलेगा। अब दोनों साइड में एक काम करता हूँ, मैं लॉग लेता हूँ। जैसे ही दोनों साइड में लॉग लूँगा ये बनेगा ln 4 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस b फॉर एयर मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 2 टाइम्स m, हाँ है ना। और माइनस हटाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये लॉग ऊपर नीचे कर देता हूँ, तो ये आपस ln 5 अपॉन 4 किसके इक्वल आएगा, b फॉर एयर डिवाइड बाई 2 टाइम्स m मल्टीप्लाई बाई 40। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ, ये हमारे पास ln 2 b फॉर CO2 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ m मल्टीप्लाई बाई t की वैल्यू चाहिए ना। अब इन दोनों को मैं डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि लॉग की वैल्यूज आपको गिवन है। ये 2m से 2m कैंसिल आउट, तो यहाँ पे t की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, t किसकी इक्वल आएगा, t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ln 2 डिवाइड बाई ln 5 अपॉन 4 को मैं लिख सकता हूँ ln 5 माइनस ln 4 को 2 टाइम्स ln 2 लिख सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई बाई b फॉर एयर डिवाइड बाई b फॉर CO2 मल्टीप्लाई बाई 40, और ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड के अंदर आ जाएगा। अभी सारी वैल्यूज़ अपन पुट करते हैं। ये वैल्यूज़ आपको गिवन है, ये कितनी वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है हमारे पास 1.3,
और यहाँ log 5 और log 2 की वैल्यू गिवन है। log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 0.693 और log 5 की वैल्यू गिवन है 1.601। तो इन सारी वैल्यूज़ को अपन जैसे ही पुट करेंगे तो इन सबको पुट करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा टी की वैल्यू 167.6 सेकेंड। यदि आप ऑप्शन में मैच करोगे तो ऑलमोस्ट कौन सा ऑप्शन आप पास क्लोजली मैच करेगा? दैट इज़ 161। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व किया अपन ने?